And by the time let us continue with the plant tissue culture। और कल जहाँ तक हम लोगों ने उसकी टर्मिनोलॉजी को समझा था, उसके बाद में अब हम लोग पहले उसका हिस्ट्री देखेंगे और फिर उसमें किस तरीके से प्रोसेस होती है, क्या उसकी टेक्निक्स होती है, ये सारी चीजों को आज हम देखेंगे। तो मैम यस मैम प्रैक्टिकल्स मैम रोज रोज लेना कंपलसरी है मैम? भी मेरे ख्याल से शायद मैम ने ऐसे रखा है कि और जो बच्चे आ जाकर करके गए हैं वो लोग को नेक्स्ट डे नहीं आना है मेरे। बट आई लेट यू नो टुमारो पॉजिटिवली, मुझे फोन कर लेना तो हम मैम से और पूछ लेंगे, क्योंकि मैम बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड करने का प्लान है जिससे कि बहुत क्राउडेड नहीं होगी लैब। और रोज रोज आने का नहीं है, मतलब इफ यू फील फ्री, आपको कंफर्टेबल है, आप आ सकते हैं, सेफ समझते हैं, तो फिर आप जरूर आएंगे। यस मैम, क्योंकि मैम मैं डबरा से आती हूँ तो मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आने में, इस वजह से। हाँ हाँ, हेलो, जस्ट मिनट। हाँ 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 गरिमा, गरिमा मैं तुमसे थोड़ा देर में बात करूँ, आई एम इन क्लास नो। ओके बाय। नहीं, जो लोग डबरा से आते हैं और कुछ ऐसे किसी को भी जो लोकल भी है, किन्हीं भी स्टूडेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लोग को आना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। और आप लोगों के लिए अभी तो जो एग्जाम्स होंगे वो भी उसी तरीके से होंगे जैसे आपके लास्ट टाइम अभी वो हुआ था ना, मेन एग्जाम हुआ था। तो फिर आपको आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है इस मामले में। और जो भी प्रैक्टिकल में बात बताई जाती है उसको आप अपने क्लासमेट्स के साथ में मिलकर सीख सकते हैं, उसको पूछ लेके अपना काम कर सकते हैं। तो किसी भी बच्चे को ना एग्जाम में अटेंडेंस के लिए फोर्स किया जाएगा कि आपकी अटेंडेंस नहीं तो आपको एग्जाम नहीं देने मिलेगा, और ना आपकी कोई स्कॉलरशिप या किसी पर भी आपको परेशानी नहीं होगी अटेंडेंस की वजह से। तो अटेंडेंस आपको इस समय में अटेंडेंस आपको देखना है कि जब तक आप सेफ हो और आप आ सकते हो तभी आने का है, नहीं तो परेशान नहीं होना है। ओके, थैंक यू मैम। है ना? तो मैम आपको फाइनल एग्जाम्स? अभी फाइनल का तो कुछ नहीं बताया बेटा, आज ही नोटिस आया है तुम्हारे तुम्हारे सीसी ये का है। वाले। हाँ हाँ, सीसी सीसी का है ना, सीसी का है। और उस अभी तो फाइनल का कुछ भी नहीं आया, जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे उस पे होगा। स्लाइड। जस्ट मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा? नो मैम।
अभी दिख नहीं रहा है. Please let me know if you are able to see. No, ma'am. अभी No, ma'am. Okay, let me try again. Oh my God. मैम हाँ बोलो. मैम अभी आपने कुछ बताया क्या? नहीं बेटा, अभी हम अपना यही निकाल रहे हैं. मैम वो क्या नाम है, मैं 6 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी सिग्नल प्रॉब्लम के कारण, मैं अभी ज्वाइन हो पाई दोबारा से. अभी तुमको कर सभी को ज्वाइन कर दिया है. जस्ट आई एम ट्राइंग माय थिंग्स. Oh my God. एक मिनट. अरे वहाँ से जरा देख तो क्या फाइल नहीं हो रही. फाइल नहीं अपलोड हो रही. क्या हो गया? ये फाइल बोल रहा नहीं है, जबकि फाइल तो है इसमें डेस्कटॉप में. ये ना यहाँ से ब्राउज करना पीपीटी को. इसको ऐसे करना है. आपको करना क्या है? बच्चों को दिखाना है पीपीटी या शेयर करना है? नहीं, दिखाना है डिस्प्ले में डालना.
नहीं उसमें से नहीं आएगा। अच्छा इसमें से दिखाएगा, ये वाला है। ये पीटीसी वो दोनों एक ही है, दोनों और एक ही से। तो आप दिख रहे हैं? यस मैम। यस मैम अब दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है। Okay, fine. Thank you. There was some problem which I was not able to manage it. But anyhow, it is done. It's okay. तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग हिस्ट्री की पहले बात कर रहे थे, एंड टू बिगिन विद द हिस्ट्री, हियर यू कैन सी सम फोटोग्राफ्स। ये बहुत नोटेबल साइंटिस्ट है जिनका की मेन कंट्रीब्यूशन है हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के नॉलेज में और स्टडीज में। ये सारे साइंटिस्ट आपको कभी भी इमेज में, फोटो में भी देखकर पहचान में आने चाहिए, और इनका थोड़ा थोड़ा आपको कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया और कैसे काम किया। तो फर्स्ट वन इज हेबरलैंड। हेबरलैंड का नाम आपने सुना होगा, कल भी शायद हमने बात की थी। तो हेबरलैंड इज द साइंटिस्ट हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी। हेबरलैंड वो वैज्ञानिक है जिन्होंने टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो नेक्स्ट फोटो है ये डॉक्टर वाइट की है, और इन्होंने टिश्यू कल्चर के लिए किस तरीके से मीडियम बनाना है, मीडियम का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए, इसके ऊपर काफी सारा काम किया है। एंड ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर माहेश्वरी। इनका मुख्य कंट्रीब्यूशन था हैप्लॉइड्स को फर्स्ट टाइम डेवलप करने के लिए। ही वाज प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, और इनके साथ में एक लेडी साइंटिस्ट भी थी, डॉक्टर गुहा। तो आप बहुत सारे पेपर्स देखोगे, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देखोगे इनका, डॉक्टर माहेश्वरी एंड डॉक्टर गुहा का। एंड आई थिंक डॉक्टर गुहा इज ऑल्सो नो मोर। तो ये दोनों भी अब नहीं है, पर हैप्लॉइड्स किस प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर से हम लोग ग्रो करते हैं, कल हमने आपको हैप्लॉइड्स के बारे में बताया था कि क्यों वो हैप्लॉइड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए डॉक्टर माहेश्वरी का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। एंड दिस लास्ट वन इज गॉथरेट। वैसे बहुत सारे और भी साइंटिस्ट हैं, पर स्पेस के लिए हमने आई हैव सिलेक्टेड ओनली 4 फोटोग्राफ्स। तो बहुत सारे हैं, पर इनको आपको ध्यान ही रखना है। एंड ही इज डॉक्टर गॉथरेट। इन्होंने भी मीडियम को तैयार करने के लिए, और स्पेशली कोकोनट का मिल्क प्लांट टिश्यू कल्चर में किस तरीके से काम करता है, क्यों उसकी इम्पोर्टेंस होती है, कल भी हमने आपको डिस्कस किया था। तो दिस वाज हिज कंट्रीब्यूशन। एंड टू बिगिन विद द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, सबसे पहले 1938 में जब सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया गया था श्लीडन एंड श्वान के द्वारा, तभी ये कॉन्सेप्ट था कि इन सेल्स में जो सेल्स होती हैं, जब साइंटिस्ट ने बताया था कि दीज आर द यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, तो दिस वाज द हिडन कॉन्सेप्ट, देयर वाज अ हिडन कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, कि ये एक सिंगल सेल पूरे एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने के लिए सक्षम है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर का एक जो कॉन्सेप्ट है, या जो टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट है, दैट केम विद द श्लीडन एंड श्वान इन 1938। उसके बाद हेबरलैंड ने डायरेक्टली टोटीपोटेंसी का कॉन्सेप्ट तो दिया, बट उसके पहले उन्होंने टिश्यू कल्चर करने की कोशिश की, और ये वो जानते थे कि जब सेल्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो पूरे एक स्ट्रक्चर और ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, तो उन्होंने कल्चर भी करने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट सक्सीड। तो 1902 में हेबरलैंड ने टिश्यू कल्चर के लिए एफर्ट्स किए, प्रैक्टिकल्स किए, बट ही कुड नॉट सक्सीड। तो यहाँ पर 1902 में हेबरलैंड का फेलियर था, बट इस एक्सपेरिमेंट के फेल हो जाने के बाद में दूसरे और साइंटिस्ट ने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए, और फिर हमें प्लांट टिश्यू कल्चर में सक्सेस मिली। सबसे पहला प्लांट टिश्यू कल्चर हमें क्रूसीफर्स का मिला प्राप्त हुआ था, एम्ब्रियो कल्चर इसमें किया गया था, एंड दैट वाज इन 1904। तो 1904 में पहली बार हेनिंग नाम के वैज्ञानिक ने जो एम्ब्रियो है उसका कल्चर लैब के अंदर किया। आपको मालूम है कि एम्ब्रियो कहाँ पर होता है, सीड के अंदर होता है। तो सीड में से एम्ब्रियो निकालकर पेट्री प्लेट में ग्रो करना, और फिर वहां पर पूरा प्लांट जनरेट करना, दिस वाज द फर्स्ट
very interesting experiment that was done by Henning. यहाँ पर पहली बार क्रूसीफर के एम्ब्रियो को कल्चर किया गया, तो ये पहला सक्सेस था। उसके बाद 1922 में ऑर्किड के भी सीड का कल्चर किया गया, और ये जो काम किया था वो नुटसन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। Any problem if anyone has? 1922 में सबसे पहले फिर यस मैम मेरी फ्रेंड डिस्कनेक्ट हो गई, तो उसका आप एडमिट कर लेंगी क्या? चलो मेरे ख्याल से सब लोग एडमिट हो गए हैं। अभी मुझे ना उसमें गैलरी नहीं दिख पा रही, इसलिए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ठीक है, तो फिर ये पहली बारी 1922 में नुटसन नाम के वैज्ञानिक ने ऑर्किड का सीड को कल्चर किया, और जो ऑर्किड का सीड था वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में ग्रो किया उन्होंने, और उसको कल्चर किया। इसके बाद 1922 में रूट टिप का कल्चर रॉबिन्स के द्वारा पहली बार किया गया, और केलस का कल्चर सबसे पहले मेयर नाम के साइंटिस्ट ने 1924 में किया। और यहाँ पर इन्होंने जिस प्लांट को कल्चर के लिए लिया वो था कैरेट। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट बाय मेयर इन 1924 कैरेट वाज यूज्ड फॉर द टिश्यू कल्चर। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, ऐसा हम देखते हैं रूटीन प्रैक्टिकल में, या बिगिनर्स के लिए जो लोग शुरू में प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके लिए कुछ जो पौधे होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं पहली बार परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज आप किसी भी प्लांट का प्लांट टिश्यू कल्चर में एक्सप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्मली साइंटिस्ट यूज टू प्रिफर, जो वैज्ञानिक पसंद करते हैं एक्सप्लांट के रूप में, वो है धतूरा, गाजर मतलब कैरेट, और निकोटियाना। इस पर जो प्रिलिमिनरी वर्क हुआ है प्लांट टिश्यू कल्चर का, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं प्लांट्स के ऊपर हुआ है। इसके बाद 1934 में विट्रो कल्चर किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो कि कैम्बियम टिश्यू थे, और ये अलग अलग ट्रीज से लिए गए थे, और इस काम में सक्सेस मिली थी गॉथरेट को। और गॉथरेट ने बाद में चलकर जो प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए हमें किस प्रकार से मीडिया बनाना है, कौन से मीडिया का क्या कॉम्पोजिशन होगा, इस पे इनका काफ़ी सारा काम है। तो 1934 में गॉथरेट नाम के वैज्ञानिक ने कैम्बियल टिश्यू का कल्चर किया था। 1934 में ही कोगल नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया, कल भी हमने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हार्मोन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो दिस वाज फर्स्ट नोटेड बाय कोगल, एंड ही सजेस्टेड दैट IAA जो होता है, इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है, वो प्लांट टिश्यू कल्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओवर वीट के साथ में 1941 में ये देखा गया कि धतूरा के जो एम्ब्रियोज है वो कोकोनट मिल्क यूज करने पर इनका इन विट्रो कल्चर ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। सेकेंडरी प्लांट्स में पहले जो गॉथरेट थे, इन्होंने कैम्बियल टिश्यू का कल्चर किया, और बाद में 1942 में ही सक्सीडेड टू ऑब्टेन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट कैलस कल्चर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम किनको कहते हैं? ऐसे पदार्थ, ऐसे मेटाबोलाइट्स, ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं, बट दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट, but they are beneficial for the human beings, and they are used for defense, they are used by the plants for defense. तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म के द्वारा, जो उनमें एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सारी प्रोसेस के दौरान ये कंपाउंड्स बनते हैं, परंतु इन कंपाउंड्स का प्लांट्स स्वयं अपने ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए उपयोग नहीं करते। मतलब दीज आर नॉट वेरी
नीडेड कंपाउंड्स फॉर देयर लाइफ। ऐसे ऐसे कंपाउंड्स प्लांट को अपने जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते, पर इन पदार्थों का उपयोग प्लांट्स अपने डिफेंस मैकेनिज्म में करते हैं, और इनसे कई बार जो इंसेक्ट्स हैं उनको उनके इन्फेक्शन को कम नहीं करने के लिए, उनके इंजरी को बचाने के लिए ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उपयोग होता है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का उपयोग मनुष्यों के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। तो अभी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज है जो कि हमको प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को उपलब्ध कराते हैं। और ये पहली बार गॉथरेट ने काम किया था कैलस के द्वारा, कैलस को कल्चर करके। कैलस आप सब भूले नहीं होंगे, कैलस कल हमने आपको बताया था कि अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सेल्स का, तो उसको इन्होंने कल्चर करके इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट किया। और कल भी शायद हमने आपसे बात की थी कि यदि हम प्लांट में से, नेचर में यदि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। प्लांट में से हम देखते हैं यदि हमें एरोमेटिक ऑयल निकालना है या कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकालना है तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, और जब प्लांट काफी सारा ग्रो कर जाएगा उसमें से हमें बहुत कम क्वांटिटी में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिल पाएंगे। तो इसके लिए जो कैलस कल्चर है, इसका सबसे पहले कैलस कल्चर से मेटाबोलाइट को प्राप्त करने का काम गॉथरेट ने किया था। 1943 में यहाँ पर हमने पहली बार देखा कि जो बैक्टीरिया होता है उसको हम इन्फेक्शन करके प्लांट्स में हम ट्यूमर उत्पन्न करते हैं और वहां पर कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको क्राउन गॉल भी कहा जाता है। तो समटाइम्स इट इज ट्रीटेड एज अ डिजीज, बट ये बाद में पता किया गया कि ये जो क्राउन उत्पन्न होता है, ये जो गाल उत्पन्न होता है, जो उभार उत्पन्न होता है पौधों में, वो उत्पन्न होता है एक बैक्टीरिया के कारण जिसको कि हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम। और अभी आज के समय में एग्रोबैक्टीरियम सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा नेचुरल इंजीनियर माना जाता है। ये इस प्रकार का इसकी पोटेंशियल होता है कि ये प्लांट में अपने आप ही इंटीग्रेट हो जाता है। जब हमने कल बायोटेक्नोलॉजी की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि डीएनए को रिकॉम्बिनेट करते हैं, उसमें दूसरा सोर्स से लाकर डीएनए को इंटीग्रेट कर देते हैं। पर जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है ये प्लांट्स में अपने आप ही सॉइल में उपस्थित होता है, प्लांट्स में जाकर अपने आप ही उसके डीएनए से इंटीग्रेट हो जाता है, और इंटीग्रेट होने के बाद में उस स्थान पर प्लांट्स में गाल या वाट जैसी स्ट्रक्चर उत्पन्न होती है। और वहां पर जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो हमको काफी सारी मात्रा में ऑक्सीजन का रोल वहां पर दिखता है, ऑक्सीजन का काफी सारा प्रोडक्शन वहां पर मिलता है। तो ये सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो एग्रोबैक्टीरियम है वो प्लांट के साथ में फ्यूज हो जाता है। और एग्रोबैक्टीरियम का भी एक्चुअली एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड, उसके इन्फेक्शन के कारण प्लांट्स में गाल डिजीज उत्पन्न होती है। एंड दिस वाज फर्स्ट नोटेड बाय ब्राउन। नाउ हियर वी सी 1958 में जो सोमेटिक एम्ब्रियोज होते हैं उनको डेवलप किया गया, सिट्रस के ओव्यूल से डेवलप किया गया, और ये काम हमारे इंडियन साइंटिस्ट माहेश्वरी और रंगास्वामी ने किया था। 1962 में पहली बार मुरैशी 1962 में जो मुरैशी और स्कूक नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए स्पेशलाइज्ड मीडियम को तैयार किया और उसका कॉम्पोजिशन बताया, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर करने के लिए हमें जो मीडियम बनाना पड़ता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। यदि वो मीडियम स्पेसिफिक नहीं होगा और अच्छा नहीं होगा तो प्लांट्स को हम इन विट्रो कल्चर नहीं कर सकते। जो फर्स्ट मीडियम प्रपोज किया गया, जो फर्स्ट मीडियम डेवलप किया गया वो किया गया था मुरैशी एंड स्कूक नाम के दो वैज्ञानिकों ने, and they gave this composition in 1962। अभी भी आप किसी भी
प्लांट टिश्यू कल्चर के लैब में जाएंगे तो जो बेसिक मीडियम होता है 90% ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर दे यूज मुरैशिक एंड स्कूब मीडियम। तो मुरैशिक स्कूब मीडियम बहुत ही कॉमन मीडियम होता है और इसको कॉमनली कोई इतना बड़ा नाम नहीं बोलता है, मुरैशिक एंड स्कूब MS मीडियम। आप किसी भी लैब में जाएंगे तो इट इज नोन एज MS मीडियम, दैट इज Murashik and Scoop medium, and which was developed in 1962. 1964 में पहली बार, अभी हमने जिनका नाम बताया था डॉक्टर गुहा, डॉक्टर सिप्रा गुहा, वो उन्होंने I think this was in 1964. This lady, she was doing PhD with Dr. Maheshwari and she was able to develop this haploid plant from धतूरा। ये बहुत ही बड़ा क्रेडिट जाता है। और आप यदि उनके बारे में, डॉक्टर गुहा के भी कंट्रीब्यूशन और उनके लाइफ के बारे में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी साइंटिस्ट के लिए, स्पेशली विमेन साइंटिस्ट के लिए पढ़ाई करना या रिसर्च करना या अपने फील्ड में आउट स्टैंड करना इज नेवर इजी स्टोरी। कभी भी विमेन साइंटिस्ट के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता। एंड यू कैन इमेजिन कि वो कौन सा टाइम था, इट वाज इन 1964। तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स के बाद में भी उन्होंने अपना डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखा। एंड फाइनली द क्रेडिट गोज टू दिस लेडी एंड डॉक्टर माहेश्वरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। और ये हैप्लॉइड प्लांट्स उन्होंने किस पौधे से तैयार किए थे? धतूरा से। हैप्लॉइड प्लांट्स की क्या वैल्यू होती है, क्यों वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये हमको पता है क्योंकि ये हैप्लॉइड प्लांट्स इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें सिंगल सेट ऑफ जीन्स होते हैं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके कारण हम इनमें किसी भी प्रकार के म्यूटेशन का अध्ययन या किसी भी प्रकार के इनमें जो क्या चेंजेस आ रहे हैं, किसी प्रकार का हमें चेंज करना है आर्टिफिशियल म्यूटेशन के द्वारा या रिकॉम्बिनेंट DNA के द्वारा, तो उनके लिए हम हैप्लॉइड प्लांट्स का ही उपयोग करते हैं। तो और उसके अलावा जब कभी हमें सीड्स नहीं बनाना है प्लांट्स में, तभी भी हैप्लॉइड प्लांट्स का उपयोग होता है। और ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इसके लिए डॉक्टर गुहा एंड माहेश्वरी को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत क्रेडिट जाता है और इनके कंट्रीब्यूशन को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के फील्ड में। देन इन 1973 साइटोकाइनेस की क्या उपयोग होती है, और ये डॉर्मेंसी आप समझते हैं ना, जो सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट करने में टाइम लगता है और उस टाइम को हम कहते हैं डॉर्मेंट पीरियड, जहाँ पर कि सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। और इस डॉर्मेंसी को हम कैसे तोड़ेंगे, जैसे कि इमली का बीज है, आप उसको इमीडिएटली सॉइल में लगाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। ऐसे जो हार्ड सीड्स होते हैं इनको अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। कभी कभी इनको गर्म पानी में, हल्के से गर्म पानी में रखा जाता है, कभी कभी इनके ऊपर हम स्कैरिफिकेशन कर देते हैं, थोड़ा सा इनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर देते हैं, तो उसके कारण इनकी डॉर्मेंसी खत्म हो जाती है। तो पेरिक नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये डॉर्मेंसी को खत्म करने के लिए साइटोकाइनेस का उपयोग किया जा सकता है। Then in 1978 again a big discovery came out, and that was the सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार से हम कर सकते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन? हमने आपको बताया था कि जहां पर हम सीड्स का नहीं, जहां पर कि हम प्रोटोप्लास्ट, सेल के प्रोटोप्लास्ट को मिक्स करके नए प्लांट्स को बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं सोमेटिक। का मतलब होता है वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं हो, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं हो, उसके बीच में हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो हमें इस प्रकार से नए प्लांट्स मिल सकते हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच वाज डन इन 1978, जहां पर कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से हमको नए प्लांट को प्राप्त किया गया। एंड 1978 में भी इस प्लांट टिश्यू कल्चर में काफ़ी अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो 1978 में आया। इस पीरियड में जो टबाटा नाम के साइंटिस्ट में, उन्होंने प्लांट सेल से जो फर्मेंटेशन के द्वारा इम्पॉर्टेंट एक मेटाबोलाइट होता है शिकोनिन,
शिकोनिन नाम के इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट को काफी सारी मात्रा में कल्चर के अंदर ग्रो किया। तो दिस क्रेडिट गोज टू टबाटा इन 1978। देन इन 1981 इस सोमा क्लोनल वेरिएशन शब्द का इस शब्द को उपयोग किया गया बाय लार्किन। तो सोमा क्लोनल, सोमा हमने आपको बताया कि दिस इज द वेजिटेटिव पार्ट, क्लोनल मतलब क्लोन। तो ऐसा क्लोन हमने आपको बताया था जो सेम होता है जीनोटाइप में। तो जब ये जो क्लोन्स होते हैं जो कि सोमेटिक पार्ट से बनते हैं, जैसे यदि हम एक गुलाब के पेड़ से कलम के द्वारा नया गुलाब का प्लांट बनाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड क्लोन, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, किसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई प्रोसेस नहीं हुई है, इसीलिए उसका जो भी मॉर्फोलॉजी, जो भी फिनोटाइप, जो भी जीनोटाइप होगा वो अपने पेरेंट की तरह होगा, और ऐसे प्लांट को हम कहेंगे क्लोन। और ये क्लोन जबकि सोमेटिक टिश्यू के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तो इनको हम कहते हैं सोमा प्लांट्स। परंतु इन सोमा क्लोन्स को यदि हम बहुत लंबे जनरेशन तक, सपोज 4-5 जनरेशन तक लगातार उपयोग करते रहते हैं, तब हम देख पाते हैं कि इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं विद द टाइम। बहुत समय तक इन प्लांट्स को यूज करने पर, जैसे आपने देखा होगा जो हाइब्रिड में बड़े बड़े फ्लावर मिलते हैं डहेलिया के या सनफ्लावर के, वो आपके घर में 2-3 जनरेशन तक तो ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर वो वाइल्ड वेराइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी ये जो क्लोन्स होते हैं उनमें चेंजेस आ जाते हैं, जबकि साइंटिफिकली हम ये देखते हैं कि क्लोन्स में किसी प्रकार का चेंज नहीं आना चाहिए, बट ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स दीज क्लोन्स मे वेरी, एंड दिस टाइप ऑफ वेरिएशन जो कि क्लोन्स में पाया जाता है एनवायरमेंट के कारण होता है। और ये जो क्लोन्स होते हैं सोमेटिक क्लोन्स होते हैं, इनको इन वेरिएशंस को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशंस। तो व्हाट आर सोमा क्लोनल वेरिएशंस? दीज आर द वेरिएशंस which we see in clones, in soma clones because of environment। ऐसे चेंजेस जो कि हमें सोमा क्लोन्स में देखने को मिलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन कहलाते हैं। और कभी कभी ये वेरिएशन बहुत यूजफुल होते हैं आगे अच्छे कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, इसलिए सोमा क्लोनल वेरिएशंस को हम अध्ययन करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट और ये डेफिनेशन सबसे पहले लार्किन ने इस फिनोमिना को नोटिस किया और इसकी डेफिनेशन दी, एंड दिस वाज द ईयर 1981। 1981 में ही ऑक्सोट्रॉप्स को स्क्रीन करके हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट डेवलप किया गया। निकोटियाना मतलब तंबाकू की जो एक वेराइटी है प्लम्बेजिनीफोलिया, इसमें से म्यूटाजेंस को तैयार करके ऑक्सोट्रॉप्स को डेवलप किया गया। एंड इन 1985 लीफ एग्रोबैक्टीरियम जो अभी हम बात कर रहे थे उसके रीजनरेशन के ऊपर काम किया गया, एंड इट वाज डन बाय हॉश। तो इस तरीके से 1985 और उसके बाद भी, जैसे 1985 में जो अभी हमने आपको बताया था एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड होता है उसको किस तरीके से प्लांट में हम डायरेक्टली, अदरवाइज जो नेचर में जाता है वो एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू जाता है, पर एग्रोबैक्टीरियम का भी कौन सा पार्ट, कौन सा जो डीएनए है वो यूजफुल होता है, दिस इज टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में कैसे उपयोग करेंगे, दिस वाज शोन इन 1985 बाय फ्रेली। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, माइलस्टोन है प्लांट टिश्यू कल्चर के फील्ड में। 1985 में ही बाइनरी वेक्टर सिस्टम का, ये शायद अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि बाइनरी वेक्टर सिस्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट यूनिट में या नेक्स्ट पार्ट में जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं और बाइनरी वेक्टर्स क्या होते हैं। तो 1985 में ये बाइनरी वेक्टर्स का उपयोग किया गया जो कि प्लांट्स के टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व होते हैं। बाइनरी वेक्टर्स मेमेलियन कल्चर्स में और बैक्टीरियल एक्सपेरिमेंट्स में भी बहुत जगह इनका इस्तेमाल होता है, पर प्लांट टिश्यू कल्चर में कौन से बाइनरी वेक्टर्स है और कैसे हम इनका उपयोग करते हैं ये आपको अगले यूनिट में पता चलेगा। देन अगेन इन 1985 में जो हम आपको प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात कह रहे थे, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन को किया गया और यहाँ पर जो प्रोटोप्लास्ट था
वो एक प्रोटोप्लास्ट डाइकॉट प्लांट का था और एक मोनोकॉट प्लांट का था। इन दोनों को इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब ये जो प्रोटोप्लास्ट में इनके बीच में फ्यूजन किया गया और डाइकॉट और मोनोकॉट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नया हाइब्रिड बनाया गया। तो 1985 में ये जीन ट्रांसफर की मेथड इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा, इलेक्ट्रोपोरेशन में मतलब इनको प्रोटोप्लास्ट को तोड़कर फिर मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसकी अलग अलग विधियां होती है और उसी में से एक विधि होती है इलेक्ट्रोपोरेशन। एंड इन 1993 में जो गैमीट्स है उनको इन विट्रो ये फर्टिलाइजेशन कराया गया, क्योंकि हम देखते हैं गैमीट्स का और जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, वो गैमीटोफाइट के अंदर होती है, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर होती है। मेल गैमीट जो होता है वो स्टाइल स्टिग्मा के थ्रू ओवरी तक आकर फिर उसके बाद ओव्यूल में पेनिट्रेट करते हैं, वहां पर होती है। बट दिस इवेंट वाज परफॉर्म इन विट्रो पेट्री प्लेट के ऊपर परफॉर्म करते हुए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया क्रेन्स ने 1993 में। 1993 में ग्रीन हेरी रूट्स का भी एक्सपेरिमेंट किया गया। ग्रीन हेरी रूट से किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस हो सकती है, ये एक्सपेरिमेंट को किया फ्लोरिस ने। एंड 1996 में एग्रोलिस्टिक मेथड ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन किया गया हैंसन ने। तो ये कौन सी विधि होती है एग्रोलिस्टिक मेथड, ये भी आपको आगे की यूनिट में देखने को मिलेगा। तो व्हाट वी लर्न हियर, यहाँ पर हमको क्या समझ में आता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है और इसमें किस तरीके से धीरे धीरे चेंजेस हुए। और ये भी हम समझ पाते हैं कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है शुरू में हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्लो था, बहुत जल्दी इसमें हमको नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नए नए रिजल्ट्स नहीं मिले। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ मूरेशिक स्कूब मीडियम ये फील्ड में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स सामने आए सॉरी, और उनके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी हमको देखने को मिले। आज के समय में इन टुडेज सिनेरियो या आगे जो हमारा काम होगा उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होगा। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर हमारे लिए 3 मायने में इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो 3 तरीके हैं, तीन फील्ड्स में हमको प्लांट टिश्यू कल्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगी। दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रोल। वेजिटेटिव या जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और कैसे इनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स, कैसे इन विधियों का उपयोग हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स में कर सकते हैं, ये समझने के लिए और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव टू रिलाई ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। नेचर में हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, वो वीक होंगे तो हो भी सकता है कि आगे सरवाइव ना करे। तो हमें किस तरीके से बेस्ट क्वालिटी के प्लांट्स को सिलेक्ट करना है, बेस्ट प्लांट क्वालिटी के प्लांट्स को प्रोपोगेट करना है, ग्रो करना है, ये हमको प्रिलिमिनरी जो रिजल्ट्स आते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के वहाँ से ही पता चलता है। सपोज हम कहीं से भी कोई वाइल्ड स्पीशीज लेकर आ जाएंगे किसी प्लांट की, किसी ट्री की, और वो डिजीजेस के लिए प्रोन होगा, तो उसमें जितना भी हमारा रिसोर्स इन्वेस्ट होगा, जितना भी सॉइल, पैसा, ह्यूमन पावर जो वेस्ट होगा, उसका हमें कोई कंक्लूडिंग, कोई बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। परंतु यदि हम ऐसे स्पीशीज को, ऐसे स्ट्रेन को ग्रो करते हैं जिसको कि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा डेवलप किया है, तो हमें मालूम होता है कि इसमें ये अच्छी क्वालिटीज है, तो हमको उसको आगे प्रोपोगेट करने के लिए, नेचर में प्रोपोगेट करने के लिए ये जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो कमिंग डेज में, आगे आने वाले समय में प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा हम सही और अच्छे क्वालिटी के प्लांट्स को पहचान पाएंगे और फिर हम उनको नेचर में लगा पाएंगे। दूसरा, अभी हम देखते हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम देख रहे हैं हमारे समय में कि जो एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेसेस होते हैं, जो एनवायरनमेंट में हम चेंजेस देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा
फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और बहुत समय में बहुत बार सूखा भी पड़ता है। तो दोनों ही स्थिति में प्लांट सरवाइव नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति में भी नहीं कर पाते और जब ड्रॉट आ जाता है तब भी नहीं कर पाते। कभी कभी बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ जाती है वाटर में। तो ये सारे जो स्ट्रेस होते हैं इनको हम कहते हैं एबायोटिक स्ट्रेस। तो एबायोटिक स्ट्रेस को समझने के लिए, इनसे प्लांट्स को बचाने के लिए साथ में बहुत सारे बायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं, जो कि लिविंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा कॉज किए जाते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है या वायरस है, इनके द्वारा जो प्लांट्स में चेंजेस, जो डिस्टरबेंस किए जाते हैं, जो डिजीज कॉज की जाती है, उनको हम कहते हैं बायोटिक स्ट्रेस। तो दोनों की ही जो प्रकोप है, दोनों की जो इंटेंसिटी है आज के समय में काफी ज्यादा है। प्लांट्स हम देखते हैं, आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि ओलावृष्टि हो गई तो क्रॉप खत्म हो गई, या किसी टिड्डी का प्रकोप हो गया तो क्रॉप खत्म हो गई, या लंबे समय तक सूखा पड़ गया तो हम क्रॉप को नहीं ग्रो कर पाए। तो ऐसे सारे स्ट्रेसेस को ओवरकम करने के लिए, ऐसे सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको समझने के लिए, उनके अनुरूप अच्छे वैरायटी का प्लांट्स तैयार करने के लिए वी कैन नॉट रिलाई इन द नेचुरल सिलेक्शन। हम लोग ये बात को नहीं देख सकते कि हम नेचर में देखेंगे कौन सा स्पीशीज, कौन सा वैरायटी बच गया, उसको हम आगे ग्रो करेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट वेरी वाइजफुल डिसीजन ऑल्सो। ये कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं होगा कि हम 10 साल तक देखें नेचर में कौन सा प्लांट है जो कि ड्रॉट में लग पा रहा है, सूखे की स्थिति में लग पा रहा है, या बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति में भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा, फिर हम आगे उसको यूज करेंगे। तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू दिस टाइप ऑफ रिसर्च, प्लांट टिश्यू कल्चर करके हम देख सकते हैं कि कौन से जीन से जो रिस्पॉन्सिबल है प्लांट्स को ड्रॉट की स्थिति में या दूसरे एडवर्स कंडीशन में बचा सकते हैं। उस तरीके के हम वेराइटीज को डेवलप करके ये सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाते हैं। और तीसरा जो आगे समय में हम देख रहे हैं और इनका जो और भी महत्व बढ़ने वाला है, वो है बायोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स के केमिकल्स के निर्माण में। बहुत सारे अभी हमने आपको मेटाबोलाइट्स बताए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, एंटीबायोटिक्स है, विटामिन है, हार्मोन्स है, ये सारे पदार्थ हमको प्लांट से मिलते हैं। परंतु नेचर में इनको प्राप्त करना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और कम मात्रा में हमें मिलते हैं। जबकि यदि इसी तरीके की एक्सपेरिमेंट्स हम लैब में करेंगे तो हम काफ़ी मात्रा में इनको प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हमें बायोरिएक्टर का उपयोग करना पड़ता है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी सेल थ्योरी थी 1838 में, जो स्लीटन एंड श्वान के द्वारा दी गई, वहाँ से लेकर आज तक प्लांट टिश्यू कल्चर का कैसे विकास हुआ और किस तरीके से ये दिन पर दिन हमारे लिए यूजफुल होते जा रही है, यूजफुल है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर एंड दिस हैज गिवन यू अ जर्नी कि किस प्रकार से साइंटिस्ट ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और आज हमारी क्या स्टेटस है। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में भी काफ़ी सारी ग्रोथ हुई है एंड वी हैव बीन एबल टू अचीव गुड रिजल्ट्स। सो आगे हम देखेंगे कि कितने प्रकार के प्लांट टिश्यू कल्चर हम कर सकते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए ये सारे ऑर्गन्स का हम कल्चर कर सकते हैं। तो नेमिंग दीज पार्ट्स, द फर्स्ट वन इज अ कैलस कल्चर, जहाँ की आपने देखा कि हम अनडिफरेंशिएटेड मास को कल्चर करते हैं और अनडिफरेंशिएटेड मास को कल्चर करने का मकसद ये होता है कि वहाँ पर हमें कौन सा पार्ट शूट है, कौन सा रूट है, कौन सा फ्लावर है, ये हमको डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। बट व्हाई दिस कैलस कल्चर इज इम्पोर्टेंट? कैलस कल्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब यह जो यूजफुल कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट के जो सिक्रीशन होते हैं, उनके लिए हम कैलस कल्चर को करते हैं। और कैलस कल्चर इज वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सपेरिमेंट विच कैन बी परफॉर्म देयर इन द लैब। और बहुत इसके लिए हमें बहुत
जो मीडियम होता है उसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस को नहीं मैनेज और मॉनिटर करना पड़ता। अदरवाइज यदि हम ऑर्गन कल्चर पे जाएंगे तो हमें मिलीग्राम तक के जो हमारा मीडियम है उसको मॉनिटर करना पड़ता है, उसको रिवाइज करना पड़ता है, उसको रीडिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि कितनी मात्रा में हम कौन सा हार्मोन लेंगे वो भी इफेक्ट करता है कि हमको कौन सा ऑर्गन वहां पर डेवलप करता हुआ दिखेगा। यदि हम साइटोकाइनिन्स ले लेंगे तो हो सकता है कि हमें शूट वाला पोर्शन ज्यादा दिखे, ऑक्सिन ले लेंगे तो हो सकता है कि रूट वाला पोर्शन ज्यादा दिखे। तो ये सारी बातों को समझने के लिए हमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनकी बात हम आगे भी करेंगे, उनको जानना आवश्यक होता है। बट एज फार एज कैलस कल्चर इज कंसर्न, यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफाइड मीडियम और एनवायरमेंटल कंडीशंस की आवश्यकता नहीं होती। द सेकेंड पार्ट इज ऑर्गन कल्चर। कौन कौन से ऑर्गन को हम कल्चर कर सकते हैं? तो बिगनिंग विद द सिंगल सेल कल्चर। सेल इज नॉट अ ऑर्गन, तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा सिंगल सेल को भी कल्चर कर सकते हैं। एक सिंगल सेल से क्या क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं और कैसे हम उनको कल्चर करेंगे, ये भी टिश्यू कल्चर का एक प्रकार है। द सेकेंड वन इज सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर क्या होता है कि यहाँ पर हम सेल्स को कल्चर करते हैं परंतु सेल्स का सस्पेंशन होता है, तो दे आर नॉट यूनाइटेड इन द फॉर्म ऑफ कैलस और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन। तो सेल्स के समूह का कल्चर किया जाता है पर ये समूह किसी टिश्यू के रूप में नहीं होता। देन एम्ब्रियो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियो कल्चर करके हम नए प्लांट्स को जनरेट कर लेते हैं, और ऐसा क्यों हमें करना पड़ता है? क्योंकि कई बार जो होता है सीड फर्टिलाइजेशन तक हो जाएगा, जाइगोट भी बन जाएगा, सीड फॉर्मेशन भी बनेगा, सीड भी फॉर्म हो जाएगा, परंतु उनके अंदर एम्ब्रियो जो होता है वो वायबल नहीं होता, एम्ब्रियो आगे प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाता। तो इसके लिए हमें एम्ब्रियो कल्चर करना आवश्यक होता है। एंथर कल्चर से हम हैप्लॉइड प्लांट्स बना सकते हैं। एंथर कल्चर को करना इसलिए आवश्यक होता है और हम लैब के अंदर इजीली एंथर कल्चर कर सकते हैं। एंथर और पोलन में क्या डिफरेंस है? पोलन इज अ माइक्रोस्पोर और एंथर के अंदर ही पोलन भरे होते हैं, तो हम एंथर में से पोलन निकालकर ये एंथर को एज ए टिश्यू कल्चर करें या हम इन पोलन ग्रेन्स को भी कल्चर कर सकते हैं। देन अनदर एस्पेक्ट ऑफ टिश्यू कल्चर इज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमेटिक मतलब अभी जो पिछले बार भी हम बात कर चुके थे, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट सोमेटिक सेल्स के द्वारा। तो इस प्रकार का जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है इससे हम आर्टिफिशियल सीड्स का भी निर्माण कर लेते हैं, और जो आर्टिफिशियल सीड्स होते हैं ये ज़्यादा वायबल होते हैं, ज़्यादा इनकी शेल्फ लाइफ होती है और इनका जर्मिनेशन भी ज़्यादा अच्छा परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन होता है। किस प्रकार से आर्टिफिशियल सीड्स को बनाया जाता है ये शायद यदि आपके सिलेबस में होगा तो आई विल एक्सप्लेन, अदरवाइज यू मस्ट नो कि ये जो हम लोग सोमेटिक एम्ब्रियो बनाते हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो मतलब जो भी प्लांट का पार्ट जिससे कि नया प्लांट ग्रो कर सकता है उसको हम एक केमिकल में एक जो ऐसा केमिकल जो कि बहुत प्लांट के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, जैसे सोडियम एल्जीनेट में इन टिश्यूज को रैप कर दिया जाता है और ये टिश्यूज को एज ए सीड उपयोग किया जाता है, बिकॉज these are not the real seeds, these are not the true seeds, इसलिए इनको सोमेटिक एम्ब्रियो कहा जाता है। Then we have seen the protoplast culture। प्रोटोप्लास्ट हम लोग कैसे अलग अलग वेराइटी के अलग अलग प्लांट्स का कल्चर कर सकते हैं। दिस इज वन टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर, एंड वी हैव आल्सो सीन वन वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टिश्यू कल्चर, दैट इज शूट टिप मेरिस्टम कल्चर, जिसको कि हम उपयोग करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन में। माइक्रो प्रोपोगेशन हमने आपको बताया था कि बहुत ही कमर्शियल वैल्यू की प्रैक्टिकल होता है और इसके द्वारा जो बहुत ही महंगे ट्रीज होते हैं जो कि बहुत आसानी से नहीं ग्रो करते, उनको भी उनका प्रोपोगेशन उनकी संख्या बढ़ाने के लिए हम शूट टिप मेरिस्टम का उपयोग करते हैं और इस विधि को हम कहते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये सारा जो अभी हमने आपको बताया इन्हीं कल्चर्स के बारे में बताया था। एंड नाउ
कि किन जगह पर हमने ये प्लांट टिश्यू कल्चर कहाँ कहाँ पर काम करते हैं। तो एज आई जस्ट टोल्ड यू कि माइक्रो प्रोपोगेशन जहाँ पर कि हम शूट टिप का उपयोग करते हैं, सोमेटिक सेल जेनेटिक्स जहाँ पर कि हम प्लांट्स को इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन के नए नए टेक्निक निकालते हैं, और प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग हम ट्रांसजेनिक प्लांट को तैयार करने में भी बिना प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक को अपनाए हुए ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम नहीं डेवलप कर सकते। डू यू नो व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? कौन सा है ट्रांसजेनिक प्लांट? यदि आप जानते हैं तो जैसे कॉटन को हमने बनाया है जिसमें कि बोला जाता है कि इसमें जो कॉटन का जो कीड़ा होता है उसको नहीं लग पाता, उसका जो लार्वा होता है उसको इस प्रकार के उसमें जीन्स डाले गए हैं जो कि उसके लार्वा को ही नष्ट कर देते हैं। जब ये कॉटन को खाने वाले इंसेक्ट इस प्लांट को खाते हैं तो उनके लार्वा मर जाते हैं। तो ये इस प्रकार के ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर काफी सारा काम हो रहा है, हुआ है, पर अभी भी इनको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, बिकॉज साइंटिस्ट थिंक कि जब हम किसी प्लांट का जीनोम चेंज करते हैं तो वो जीनोम उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए तो हार्मफुल है, परंतु हमारे बॉडी के अंदर उसका क्या इफेक्ट होगा उसको अभी हमने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया है। तो इसके लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स का ईटेबल या क्रॉप्स के रूप में बहुत अभी एक्सेप्टेंस नहीं है, बट स्टिल साइंटिस्ट आर डूइंग इन दिस डायरेक्शन। तो 3 जगह में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के उपयोग के बिना आगे काम नहीं कर सकते। द फर्स्ट फील्ड इज माइक्रो प्रोपोगेशन जिसमें कि हमने नए नए प्लांट्स को काफी मात्रा में ग्रो करना होता है, और ये जो सारे ट्रीज होते हैं इनको हम सीड के द्वारा नहीं ग्रो कर सकते, तो इनके शूट टिप को लेकर हम ग्रो करते हैं। द सेकेंड वन इज जो इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन की मेथड्स होती है, कैसे अच्छे वेराइटीज के हम प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, कैसे हैप्लॉइड्स को जनरेट कर सकते हैं, वहां पर हम सोमेटिक सेल जेनेटिक्स का उपयोग करते हैं, और ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए भी हमको प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग करना होता है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, बट यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कि कल हम लोग क्या बात करेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि कौन से कंडीशंस होते हैं जिनको कि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर को करते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। व्हाट आर द थिंग्स वी रिक्वायर, कौन कौन सी चीजें हमको जरूरत पड़ती है, और कौन कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशंस की हमें जरूरत पड़ती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा सबसे पहले एक्सप्लांट की तो हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक्सप्लांट किस तरीके का होना चाहिए, एक्सप्लांट किस तरीके का होना चाहिए, और इनको हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे इस पर काम करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम किस तरीके का होना चाहिए, कैसे इस कितना टेम्परेचर इसका मेंटेन करना चाहिए। जब हम एक्सप्लांट को लेते हैं या किसी प्लांट टिश्यू को लेते हैं और जब हम उससे प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो हमें ऑब्वियसली उसको छोटे छोटे सेक्शंस में कट करना पड़ता है, और जब हम इसको कट करते हैं तो हम देखते हैं, हम नॉर्मल भी अपने रूटीन लाइफ में भी देखते हैं कि बहुत सारे वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को जब हम कट करते हैं तो वो काले हो जाते हैं। क्यों काले हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर पॉलीफिनोल्स होता है और इनके ऑक्सीडेशन के कारण वो काले हो जाते हैं। तो यदि हम टिश्यू कल्चर कर रहे हैं और इस प्रकार की ब्राउनिंग हो गई हमारे एक्सप्लांट में, तो दैट कैन नॉट बी यूज फॉर द एक्सपेरिमेंट। इसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं उपयोग में ला सकते। तो उसको बचाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है? दूसरी बात, हमें जो स्टरलाइजेशन है वो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं उसमें प्लांट तो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले ग्रो कर जाएंगे, बिकॉज दैट इज द वेरी फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया बना रहे हैं वो प्लांट के लिए तो उपयोगी है, पर उससे भी ज़्यादा उसमें कौन ग्रो कर जाएगा? उससे भी पहले उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। तो किस तरीके से हमें स्टेराइल कंडीशंस तैयार करनी होती है, किस प्रकार से हमें एक्सप्लांट, किन किन टिश्यू को हम एक्सप्लांट के रूप में ले सकते हैं, ये सारी जो टेक्निक है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं टिश्यू कल्चर की, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।
अभी इसमें आपको कुछ भी जो पहले का या अभी का नहीं समझ में आया है तो वो आप हमको पूछ लो अभी, हम आपको आंसर देंगे। पर इसमें चैट बॉक्स क्यों नहीं आ रहा है?